हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संभव बैच में सिविक्स के आपका क्लास जो 1 हुई थी, ये थी आपकी क्लास पावर शेयरिंग। इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, साथ ही में कुछ और एमसीक्यूज भी वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको मैं फिर से बता दूं, DSSB TGT सोशल साइंस का ही बैच है, संभव बैच हमने इसका नाम रखा है। और इसके कंटेंट प्लस उसके एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही में ये जो पावर शेयरिंग वाली वीडियो है ना, इसका भी लिंक आपको वहीं पर ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। देखिए, मैं फिर से बता दूं, अभी आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये नहीं आया है टीजीटी सोशल साइंस का, लेकिन क्योंकि आने के साथ ही आप उसी वक्त तैयारी शुरू करेंगे तो फिर उतने बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। तो आप साथ के साथ अपना तैयारी जारी रखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो बंटवारा है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सरकार के यानी अलग अलग लेवल होते हैं। हमने जब चैप्टर किया था ये, तो इसमें पढ़ा था हमने कि जो पावर शेयरिंग है उसका क्या मतलब होता है और क्यों जरूरी होता है और किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो सरकार के जो विभिन्न लेवल हैं उस पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे। अगर पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, या फिर नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाकर, या फिर अगर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की जो सरकार रहे तो, या फिर सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो तो। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए फिर से, सरकार के विभिन्न स्तरों पर, ठीक है, विभिन्न लेवल पर सत्ता का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 1 का ऑप्शन नंबर ए, अगर पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो। ठीक है, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसको आप ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हो, पावर का वितरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर क्या है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन आपकी है स्टेट गवर्नमेंट, देन उसके बाद है आपकी कौन सी कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमने क्या कहा है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक ही स्टेटमेंट है वही फिलहाल आ रही है, अगर पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। इसको हम यहाँ भी देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका वर्टिकल वाला, और इसमें संघीय और फिर उसके बाद प्रांतीय और फिर है पंचायतीय सामुदायिक सरकार। यहाँ सामुदायिक सरकार का मतलब जब हमने बेल्जियम पढ़ा था तो उससे रिलेटेड था, क्योंकि वहां पर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनी थी। तो ये रहा आपका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षैतिज विवरण से आप क्या समझते हैं। क्षैतिज जो वितरण है उससे आप क्या समझते हैं, यानी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर क्षैतिज देखें, यानी हॉरिजॉन्टल की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तरीके से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या जो चीज है वो बिल्कुल सही है। सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है वो एक लोकप्रिय स्वरूप है। सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर काम करते हैं, जो सामान्य स्तर पर कार्य करते हैं, और फिर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 2 का जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सरकार के विभिन्न अंग जो हैं वो एक ही स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, कहां पर, एक ही स्तर पर काम करते हैं। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। तो हमने यहाँ पर बोला है कि जो क्षैतिज वाला है, हॉरिजॉन्टल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें एक ही लेवल पर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक ही लेवल पर है और अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं पावर का, एक ही लेवल पर रह के। और एक दूसरे पर इसको चेक्स एंड बैलेंस भी बोला जाता है, टाइप ऑफ चेक्स एंड बैलेंस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग रह के भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी इनकी होती ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ये रहा आपका वर्टिकल वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आपने देख लिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 1950 से 1960 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच में तनाव के क्या कारण थे। हमने एक टेबल बहुत अच्छे से लर्न करी थी, जिसमें कि मैंने आपको MCB और MBF करके एक चीज याद करवाई थी। तो यहाँ पर ही मैंने आपको क्या बोला था, सी था आपका, ये था एम से था मेजॉरिटी, सी था आपका कंट्री, और बी था आपका सॉरी MCD था, है ना, MCD था। MCD मतलब डी से था यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज, डच लैंग्वेज। ठीक है, और ये था मेजॉरिटी, बी था आपका ब्रुसेल्स यानी आपकी कैपिटल, और एफ था यहाँ से फ्रेंच। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो बेल्जियम में सरकार थी, कंट्री में जो ज्यादा बहुसंख्यक थे वो थे डच भाषी लोग, और जो
राजधानी में यानी ब्रुसेल्स में, कैपिटल में जो बहुसंख्यक थे वो थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, अब देख लेते हैं। 1950 और 1960 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच में तनाव के क्या कारण थे? दोनों समुदायों ने विशेष शक्तियों की मांग की थी? नहीं। फ्रांसीसी भाषी समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था, या फिर बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था, या फिर सामाजिक आर्थिक मामले में दोनों समुदाय जो थे वो बिल्कुल इक्वल थे और इनमें फ्रांसीसी भाषी समुदाय द्वारा नाराज था। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी भाषी यानी ये वाले जो लोग हैं, ठीक है, या फिर इसमें जो अल्पसंख्यक है वो है, कंट्री में अल्पसंख्यक लोग कौन है, वो है फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है। तो फ्रांसीसी भाषी समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन यही तो था कि जो डच है और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, इनमें ये जो है ये अल्पसंख्यक है, लेकिन फिर भी ये समृद्धि के मामले में ज्यादा थे, लेकिन ये जो बहुसंख्यक थे ये समृद्धि के मामले में कम थे, ठीक है। तो यही था इसका कारण बी। फ्रांसीसी भाषी समुदाय जो है वो बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था। चलिए नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 4। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, कितनी बार संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बार संशोधन किया गया था। देख लेते हैं क्या क्या संशोधन थे ये। तो क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, जो लिंग्विस्टिक अगर हम देखें तरीके से बेल्जियम में बिल्कुल ऐसा होने लगा था कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे, फ्रेंच और जो दूसरे थे डच भाषी लोग थे। तो फिर इन्होंने एक नया ही मॉडल बनाया जिसमें इन्होंने 4 तरीके की चीजों को जोड़ा था। पहला था केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच, यानी इन्होंने सेंट्रल में बोला था कि जो सेंट्रल है उसमें जो गवर्नमेंट रहेगी वो उसमें जो मंत्री होंगे वो दोनों ही भाषाओं के इक्वल उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है, चाहे वो फ्रेंच भाषी लोग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, यानी भाषा के हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पर, अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक वो इक्वल रहेंगे। दूसरा यहाँ पे था राज्य के बारे में बात की थी कि राज्य को अपनी जो पावर्स है दी जाएंगी, तो ऐसा नहीं कि जो केंद्र है वो पूरे तरीके से अपनी मनमानी चला सकता है। यहाँ पर आपको एक और बात देखने को मिलेगी, ब्रुसेल्स की जो गवर्नमेंट थी उसमें ऐसी सरकार की बात की गई थी जिसमें कि किसी क्षेत्र विशेष में अलग सरकार बनती है तो उसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की किसी भी भाषा के समुदाय ने, किसी भी समुदाय ने कि हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन क्यों रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। तो सेम सिचुएशन ब्रुसेल्स में भी आई, यानी कैपिटल में भी आई, वहां पर भी दोनों ही भाषा के लोगों ने बोला कि ठीक है हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर केंद्र तथा राज्य सरकारों के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, यानी सामुदायिक सरकार भी थी, जिसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आ रही थी, संस्कृति, शिक्षा और भाषा, इनसे जुड़े जो विवाद थे उनके ऊपर डिसीजन इनको लेना था। और इसमें तीनों जो भाषा बोलने वाले लोग थे, चाहे वो जर्मन भाषी लोग हों, लेकिन जर्मन भाषी लोगों का नंबर कितना था, सिर्फ 1%, ठीक है, या फिर डच भाषी लोग हो या फिर फ्रेंच भाषी लोग हो, सबका पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी था। तो ये थे इसके 4 संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों की शुरुआती मांगों में से एक नहीं था? यहाँ पे बोला एक नहीं था, श्रीलंकाई तमिलों की शुरुआती मांगों में से एक नहीं था। इसमें बताइए आंसर क्या रहेगा। एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल की मान्यता, क्षेत्रीय स्वायत्ता भी था, रोजगार और शिक्षा हासिल करने के अवसर की समानता भी था, तमिल भाषा को राजभाषा बनाने वाली बात भी थी। तो इसका आंसर आपका जाएगा नहीं में ऑप्शन नंबर डी, 5 का आंसर आपका जाएगा डी, क्योंकि तमिल ईलम की बात की गई थी लेकिन ये बाद में आई थी ये बात, ठीक है, 1980s के टाइम की बात है ये। इससे पहले ये तो स्टार्टिंग में इन्होंने 3 ही चीजों की डिमांड की थी। एक तो रीजनल ऑटोनॉमी की इन्होंने बात की थी, इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल होनी चाहिए इसकी बात की थी, और शिक्षा और जॉब जो वगैरह जो है इनमें हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इन्होंने इसकी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पावर शेयरिंग जो है वो ठीक है, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या है। अब देख लेते हैं कि ये ठीक क्यों है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक सामाजिक समूह के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करता है ना। अगर कोई देश है वहां पर सबकी जो बातें हैं उनको सुना जा रहा है, उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो वो देश जो है बचा रहेगा, वहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति कम बनेगी। तो वही बात हो रही है यहाँ पर कि ये सामाजिक समूह के बीच में संघर्ष की संभावना को क्या कर देगा, कम कर देगा अगर पावर शेयर होगी तो।
क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र हैं, यहाँ पे गलत पूछा है। तो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। फिर है दोनों ने समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों में मामला जो था वो बिल्कुल ही अलग था। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोनों ने अलग अलग तरीके निकाले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में क्या हुआ था, इन्होंने इस चीज की रिस्पेक्ट करी थी, लोगों की डाइवर्सिटी की, उनके लैंग्वेज की। लेकिन श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है उसने अपने सिंगली जो होने का फायदा उठाया था और उसको लोगों को नहीं माना था। अल्पसंख्यक तमिल भाषी लोगों के बारे में नहीं सोचा, श्रीलंका तमिलों के बारे में नहीं सोचा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? ठीक है, इनमें से कौन से देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि ए और बी। ठीक है, श्रीलंका में नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है बिल्कुल ठीक है? सही कथन देखते हैं। पहला है बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होते हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही है? डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि सामाजिक विभेद यानी सोशल जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लोकतांत्रिक देशों में, क्योंकि लोकतंत्र की तो यही भावना होती है ना कि वो अपने लोगों के बारे में सोचे, अपने देश के जितने भी लोग हैं सभी सिटीजन्स के बारे में सोचे, इसके अलावा उनकी डाइवर्सिटी का सम्मान भी करे, है ना। तो दूसरा यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान होती है। सामाजिक विभेद का लोकतंत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है, या फिर सामाजिक विभेद सदा लोकतंत्र के लिए घातक है, नहीं। तो इसका आंसर जो जाएगा 9 का ही जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद पैदा होते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं जाएगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान होते नहीं, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। इसकी जो कहानी है ये काफी टाइम पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। अगर हम बात करें 1918 की, तो 1918 और 1928 ये जो थे दो इंपॉर्टेंट साल देख सकते हैं, क्योंकि 1918 में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर एक अधिनियम आया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918, ठीक है। इसमें राइट दिए गए थे, मेल जो थे उनको राइट दिए गए थे, 21 वर्ष से ऊपर के जो मेल हैं सभी उनको सबको राइट टू वोट मिल गया था। और अगर फीमेल की बात करें तो उनमें 30 साल से ऊपर की महिलाओं को राइट टू वोट मिला था, लेकिन उन्होंने उनके साथ कुछ कंडीशन रखी थी, जैसे कि प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी। अब बात करते हैं 1928 में। तो 1928 में वहां पे जो गवर्नमेंट आई थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई थी। इसके अलावा इन्होंने जन प्रतिनिधि यानी समान मत का अधिकार, ठीक है, इस तरीके से एक अधिनियम पारित किया था 1928 में। और इसमें बोला गया था कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को सारे के सारे राइट दिए जाएंगे। और 21 रखी थी उन्होंने एज, इससे ऊपर के सभी मेल हो या फीमेल हो सभी को राइट टू वोट यहाँ पर दे दिया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर महिलाओं को भी वहां पर वयस्क मताधिकार मिल गया था फाइनली। तो 1928 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब डाइवर्सिटी की बात होती है तो इंडिया तो सबसे पहले एक डाइवर्सिटी के नाम पे सबसे पहले आता है। यहाँ पर डाइवर्सिटी का सम्मान रखने के लिए ही कई बार तो भाषा के आधार पर या फिर उनके कल्चर के आधार पर जो ये राज्य थे इनको अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो झारखंड राज्य का जो आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर सन 2000, ठीक है। और ये बना था बिहार पुनर्गठन अधिनियम था, इसके तहत अलग कर दिया गया था, ठीक है, कि बिहार से तो अलग हुआ था ये, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? यानी कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसका जो आंसर जाएगा 12 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 में एक चीज मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है आपका कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल गलत है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। तो ये तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा ना आंसर, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक नहीं होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो
मोस्टली ये देखा गया है कि वहां पर इसका सम्मान किया जाता है सामाजिक विभेद का, कि अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग हैं तो वहां पर उसके हिसाब से ही डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा जाता है। बाकी सब में यही है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। फिर लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का अच्छा तरीका माना जाता है, ये भी सही है। तो आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, यानी कि एक बुरा जो रिजल्ट मिलता है क्षेत्रवाद की भावना का, वो क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद। तो इसका जो आंसर जाएगा 14 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद का ही रूप होता है ये एक अलगाववाद। ठीक है, जिसमें कि ये भावना आ जाती है कि हमें जो है ये अपना अलग ही क्षेत्र चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा जो आंदोलन है वो लैंगिक समानता पर बल देता है? कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? जेंडर बेस्ड जो ये आपके आंदोलन होते हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा 15 का सी, नारीवादी आंदोलन। ठीक है, ये लैंगिक जो समानता होती है, इक्वालिटी है, इसको पर बहुत ज्यादा बल देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। आर्टिकल 19 पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? कौन सा जो देश है इसको सामाजिक विभेद के कारण टूटना पड़ा, इसके टुकड़े हो गए, इसको सामना करना पड़ा? भारत को, बेल्जियम को, युगोस्लाविया को या फिर नीदरलैंड को? तो भारत को तो नहीं करना पड़ा, बेल्जियम को भी नहीं करना पड़ा, तो इसका आंसर आपका जाएगा 17 का सी, युगोस्लाविया को। ठीक है, युगोस्लाविया को। वही होता है जब बहुसंख्यक जो वर्ग है वो अपनी अपनी चलाता है और सरकार भी उसी की बात मानने को तैयार रहती है, तो वहां पर विखंडन की स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क आपको बताना है क्या है? देश की एकता को कमजोर बनाती है सत्ता की साझेदारी, कमजोर बनाती है, नहीं बनाती। फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, बिल्कुल सही। फिर है पाखंडी, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। फिर है निर्णय लेने में विलंब करती है, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो जाएगा 18 का, वो जाएगा बी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है सही तर्क। ठीक है, देश की एकता कमजोर बनाती, नहीं बनाती, तो ये क्या करती है? टकराव को कम करती है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही तर्क है। 19 पर चलते हैं, ये श्रीलंका से रिलेटेड, श्रीलंका की आपको कैपिटल बतानी है कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक है, अगर आपको पता है तो श्रीलंका की कैपिटल जरूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक, ये आपसे दोबारा से पूछा गया, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, यानी श्रीलंका में जो प्रॉब्लम्स हुई, लोगों ने डिमांड रखी, उसकी सोल्यूशन के लिए क्या किया गया? अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। फिर है बहुसंख्यक सिंगली भाषी हितों की अपेक्षा, नहीं। सरकार की नीति द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास किया गया। तो 19 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यही तो हुआ था, सरकार ने कानून बनाया था एक, उस कानून के तहत सिंगली जो भाषा है उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था और साथ ही में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था और काफी सारी इसमें चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? अरस्तु का है, अब्राहम लिंकन का है, रूसो का है, महात्मा गांधी का? बहुत फेमस है, तो इसका आंसर गलत होने के तो कोई चांस है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किस चीज से? स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर देखते हैं, कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं देखते हैं, या फिर बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात देखते हैं, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, इस चीज को हम देखते हैं। तो 21 का आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। इसमें आपको बोला गया है, आपको एक कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। पहला है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर क्या होता है? सामाजिक विभाजन। दूसरा है, यहाँ पर यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ठीक है, एक व्यक्ति, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान। उसके बाद है आइडेंटिटी चाहिए।
फिर सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों की ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इसका जो आंसर जाएगा 22 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ और ब। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लगा दिया है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर विभाजन देखने को मिलता है। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित है ये। तो जो सांप्रदायिक राजनीति है किस पर आधारित होती है, आपसे ये पूछा गया और आपको इन सभी स्टेटमेंट को देखकर सही वाली बतानी है। तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, या फिर सभी धर्मों के जो लोग हैं वो नागरिक हैं, खुशी खुशी में साथ में रहते हैं, या फिर एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व जो है बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म जो है वो दूसरे से श्रेष्ठ बताता है। तो इसी आधार पर फिर सांप्रदायिक राजनीति जो है उसकी नींव पड़ जाती है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से जो कौन सा कथन है बिल्कुल सही है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका 24 का ही जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या कहा जा रहा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, आपको ये बोला गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आपने देखा होगा सत्ता के बंटवारे में जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला हमने एक पॉइंट पढ़ा था, उसमें था कि अलग अलग लेवल तो एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो विधायिका हो, वो न्यायपालिका हो, या फिर आपकी कार्यपालिका हो। तो इस तरीके से अंकुश भी रखा जाता है एक दूसरे की शक्तियों पर। फ्रीली काम भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे पे संतुलन बनाकर भी रखते हैं। कैसे रखते हैं? जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा है, और ये क्या है? न्यायालय यानी न्यायपालिका है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस तरीके से भी रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें करंट सीजेआई की, यानी इस वक्त अगर सीजेआई की अगर बात करें तो 50वें नंबर की सीजेआई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, 15th है ये 50वें नंबर के हैं। और बस यही थे आपके 25 क्वेश्चंस। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से आपकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो। और ये वीडियो अभी अपलोड क्यों हो रही है? क्योंकि फिर मेरा ये रहता है कि एक वीडियो आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की इस तरीके से अपलोड हो तो अच्छा रहेगा, बीच में फिर दूसरा आपका टॉपिक नहीं आए, सेम ही टॉपिक से रिलेटेड हो। क्योंकि उस दिन इवनिंग में नहीं हो पाए, तो इसलिए आज ये वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं जो भी कुछ लिंक है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़ जाइए फोस्टर केयर के साथ।